ओपीएस अंतिम दौर में पुरानी पेंशन की लड़ाई, सरकार को हड़ताल का नोटिस देने की तैयारी। स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग, सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। देश फटाफट पढ़ें सभी खबरें 60S में। पुरानी पेंशन बहाली की लड़ाई अब अंतिम दौर की तरफ बढ़ रही है। अगर सरकार कर्मचारियों की इस मांग को नहीं मानती है तो उस स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल हो सकती है। कितने कर्मचारी अनिश्चितकालीन हड़ताल के पक्ष में हैं, यह पता लगाने के लिए केंद्र सरकार में 2 बड़े विभाग, रेलवे और रक्षा विभाग, सिविल में स्ट्राइक बैलेट यानी मतदान कराया गया था। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा, अब स्ट्राइक बैलेट का नतीजा आ गया है। रेलवे के 11 लाख कर्मियों में से 96% कर्मचारी ओपीएस लागू न करने की स्थिति में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा रक्षा विभाग, सिविल के 4 लाख कर्मियों में से 97% कर्मी हड़ताल के पक्ष में हैं। यह मतदान पूरी तरह निष्पक्ष तरीके से हुआ है। कर्मियों ने बिना किसी दबाव के अपना मत डाला है। अब ज्वाइंट फोरम की बैठक में अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के लिए निर्धारित तिथि की घोषणा की जाएगी। 2 दिन तक जारी रहा स्ट्राइक बैलेट। बतौर शिव गोपाल मिश्रा, उम्मीद है कि सरकार इस स्ट्राइक बैलेट को गंभीरता से लेगी। केंद्र एवं राज्य सरकारों के कर्मचारी लंबे समय से ओपीएस की मांग कर रहे हैं। सरकार को कई दफा ज्ञापन सौंपा गया है। अगर सरकार अब भी ओपीएस पर अड़ियल रवैया अख्तियार करती है तो कर्मचारियों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं बचेगा। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के वरिष्ठ सदस्य और एआईडीएफ के महासचिव सी श्री कुमार का कहना है, अनिश्चितकालीन हड़ताल के बारे में रेलवे और डिफेंस कर्मियों का मत जानने के लिए 20 और 21 नवंबर को स्ट्राइक बैलेट कराया गया था। इसमें डिफेंस की 400 यूनिटों के लगभग 4 लाख कर्मचारियों ने हिस्सा लिया, जबकि 11 लाख रेलवे कर्मियों ने अपना मत दिया था। राष्ट्रव्यापी अनिश्चितकालीन हड़ताल का निर्णय लेने के लिए 7,349 रेलवे स्टेशन, मंडल व जोनल दफ्तर, 42 रेलवे वर्कशॉप और 7 रेलवे प्रोडक्शन यूनिटों पर स्ट्राइक बैलेट के तहत वोट डाले गए थे। अब इन दोनों विभागों के कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल के लिए अपना जबरदस्त समर्थन दिया है। अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प। सी श्री कुमार का कहना है, पुरानी पेंशन बहाली के लिए केंद्र एवं राज्यों के कर्मचारी एक साथ आ गए हैं। देश के लगभग सभी कर्मचारी संगठन इस मुद्दे पर एकमत हैं। केंद्र और राज्यों के विभिन्न निगमों और स्वायत्तता प्राप्त संगठनों ने भी ओपीएस की लड़ाई में शामिल होने की बात कही है। बैंक एवं इंश्योरेंस सेक्टर के कर्मियों से भी सकारात्मक बातचीत हुई है। कर्मियों ने हर तरीके से सरकार के समक्ष पुरानी पेंशन बहाली की गुहार लगाई है, लेकिन उनकी बात सुनी नहीं गई। दिल्ली के रामलीला मैदान में पुरानी पेंशन की मांग को लेकर विभिन्न कर्मचारी संगठनों की 3 बड़ी रैलियां हो चुकी हैं। अब चौथी रैली 10 दिसंबर को हो रही है। अब कर्मियों के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल ही एकमात्र विकल्प बचता है। 10 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में देश भर से आए लाखों कर्मियों ने ओपीएस को लेकर हुंकार भरी थी। कर्मचारियों ने 2 टूक शब्दों में कहा था कि वे हर सूरत में पुरानी पेंशन बहाल कराकर ही दम लेंगे। सरकार को अपनी जिद छोड़नी पड़ेगी। कर्मचारियों ने कहा था कि वे सरकार को वह फार्मूला बताने को तैयार हैं जिसमें सरकार को ओपीएस लागू करने से कोई नुकसान नहीं होगा। अगर इसके बाद भी सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो भारत बंद जैसे कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। पुरानी पेंशन पर राजनीतिक नुकसान की बात। ओपीएस के लिए गठित नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) की संचालन समिति के राष्ट्रीय संयोजक एवं स्टाफ साइड की राष्ट्रीय परिषद जेसीएम के सचिव शिवगोपाल मिश्रा ने कहा था, लोकसभा चुनाव से पहले पुरानी पेंशन लागू नहीं होती है तो भाजपा को उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा।
कर्मियों, पेंशनरों और उनके रिश्तेदारों को मिलाकर यह संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। चुनाव में बड़ा उलटफेर करने के लिए यह संख्या निर्णायक है। केंद्र के सभी मंत्रालय, विभाग, रक्षाकर्मी, सिविल, रेलवे, बैंक, डाक, प्राइमरी, सेकेंडरी, काले पेंशनधारकों के लिए सीएम की बड़ी सौगात, हुई पेंशन राशि में जबरदस्त बढ़ोतरी, नए साल से खाते में आएंगे 3,000 रुपए, इस तरह मिलेगा लाभ। 27 नवंबर 2023 बाय सिमरन वद्य। हरियाणा पेंशनर्स पेंशन हाइक 2024, एक बार फिर हरियाणा के पेंशन धारकों के लिए सीएम द्वारा नई सौगात पेश की जाने वाली है। वहीं नव वर्ष 2024 से वृद्ध पेंशनधारकों को उनकी पेंशन अब बढ़त के साथ ही मिलेगी, जिस पर 1 जनवरी 2024 से पेंशन धारकों के अकाउंट में 2,750 के स्थान पर अब 3,000 रुपए तक की धनराशि पेंशन के रूप में प्राप्त हो सकेगी, जिसकी खबर स्वयं सीएम मनोहर लाल खट्टर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, वर्तमान नाम एक्स, के जरिए दी है। आपको बता दें कि राज्य शासन के माध्यम से 60 वर्ष की एज को पूर्ण कर चुके वृद्धों को 2,750 रुपए ओल्ड एज पेंशन के रूप में दी जाती है, जिनकी सालाना कमाई 3 लाख से बेहद अल्प होती है। नव वर्ष से मिलेगी 3,000 रुपए की पेंशन। यहां पिछले दिनों सीएम मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की थी, जिसके पश्चात ओल्ड एज पेंशन धारकों को इस स्कीम के अंतर्गत दी जाने वाली रकम शीघ्र ही बढ़त के साथ 3,000 रुपए प्रत्येक महीने की जाएगी और अब 25 नवंबर को सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह जानकारी दी जा रही है। वहीं सीएम ने खबर दी है कि 1 जनवरी 2024 से हरियाणा में वृद्धायु पेंशन, ओल्ड एज पेंशन बढ़त के साथ 3,000 रुपए मुहैया करवाई जाएगी, जिसके चलते मौजूदा समय में वृद्धों को प्रत्येक माह 2,750 रुपए पेंशन दी जा रही है, जो जनवरी से 250 रुपए वृद्धि के साथ 3,000 रुपए कर दी जाएगी। सीनियर सिटीजन सेवा आश्रम स्कीम। आपको बता दें कि सीएम ने बताया कि 80 साल की उम्र से ज्यादा के एकल नागरिकों के लिए वृद्ध नागरिक सेवा आश्रम स्कीम बनाई है, जिसके चलते 80 वर्ष से ज्यादा के वृद्धों की सेफ्टी के लिए शासन की ओर से प्रहरी स्कीम भी प्रारंभ कर दी गई है। इसके अंतर्गत 80 वर्ष से अधिक एज के सीनियर सिटीजन जो एकल निवास करते हैं, उनकी देखरेख के लिए रेवाड़ी में आश्रम ओपन किया गया है। इसके अतिरिक्त करनाल में भी एक आश्रम बनाया गया है। प्रदेश के 40,000 सीनियर सिटीजन ने पेंशन लेने से साफ मना कर दिया है। इससे शासन के करीब 100 करोड़ रुपए की बचत होगी और इस दौरान मिली रकम को सेवा आश्रमों को बनाने के लिए उपयोग में लिया जाएगा। सीनियर सिटीजन सेवा आश्रम स्कीम के अंतर्गत 14 अन्य जिलों में उनकी सहूलियत हेतु भवन की जांच परख की गई है। जांच नहीं बनेगी एनपीएस कर्मचारियों की पेंशन में बाधा, रिटायरमेंट के बाद भी मिलते रहेंगे फायदे। नेशनल पेंशन स्कीम राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि नौकरी में रहते शुरू हुई विभागीय या न्यायिक जांच उसके रिटायर होने पर समाप्त नहीं होती है, तो सेवानिवृत्ति पर उसके पेंशन खाते से किया जाने वाला भुगतान रोका नहीं जाएगा। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर विभागों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधा होती है। राज्य ब्यूरो, लखनऊ। राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली एनपीएस के दायरे में आने वाले राज्य सरकार के किसी कर्मचारी के खिलाफ यदि नौकरी में रहते शुरू हुई विभागीय या न्यायिक जांच उसके रिटायर होने पर समाप्त नहीं होती है, तो सेवानिवृत्ति पर उसके पेंशन खाते से किया जाने वाला भुगतान रोका नहीं जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद शुरू हुई न्यायिक जांच के मामलों में भी कर्मचारी को उसके पेंशन कार्पस से मिलने वाले हितलाभ प्रभावित नहीं होंगे। राज्य सरकार की सेवाओं में 1 अप्रैल 2005 से भर्ती हुए सभी कार्मिक एनपीएस के दायरे में आते हैं। इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर विभागों में कई तरह की भ्रांतियां हैं, जिससे कर्मचारियों को असुविधा होती है। इन समस्याओं के निराकरण के लिए राज्य सरकार राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली नियमावली जल्दी तैयार करेगी। वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया। जब तक नियमावली तैयार नहीं हो जाती, तब तक के लिए राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए सेंट्रल सिविल सर्विसेज इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल पेंशन सिस्टम रूल्स 2021 में किए गए कुछ प्राविधानों को अंतरिम व्यवस्था के तौर पर अपनाने का निर्णय किया है। वित्त विभाग ने इस बारे में शासनादेश जारी कर दिया है।
शासनादेश के अनुसार एनपीएस के दायरे में आने वाले कर्मचारी को सेवा में कार्यभार ग्रहण करने पर तत्काल एनपीएस में पंजीकरण के लिए तय प्रारूप पर अपना आवेदन कार्यालयाध्यक्ष विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत करना होगा। कर्मचारी की ओर से परिवीक्षा अवधि में अंशदान किया जाएगा और सरकार की ओर से इसमें अपना अंशदान किया जाएगा। निलंबन की अवधि में कर्मचारी चाहे तो अपना अंशदान जारी रख सकता है। ऐसी स्थिति में निलंबन की अवधि में देय वेतन का 10% अंशदान के तौर पर कटेगा। बहाल होने पर अंशदान की जमा की जाने वाली राशि और निलंबन के दौरान जमा की गई रकम के अंतर को उसे प्राण खाते में जमा करना पड़ेगा। अंतर स्वरूप जमा की गई राशि पर उसे सरकार की ओर से सामान्य भविष्य निधि के लिए घोषित दर के बराबर ब्याज मिलेगा। यदि कर्मचारी ने निलंबन की अवधि के दौरान अपने अंशदान का भुगतान नहीं करने का विकल्प चुना था तो सरकार की ओर से उस अवधि के लिए कोई अंशदान नहीं किया जाएगा। 14% का मासिक अंशदान कर्मचारी के प्राण खाते में करेगी। कार्मिक के चिकित्सीय अवकाश, नागरिक उपद्रव के कारण अवकाश या अध्ययन अवकाश पर होने के दौरान उसे अवकाश वेतन नहीं दिया जाता है या ऐसी दर पर दिया जाता है जो कि पूरे वेतन से कम होता है। ऐसी स्थिति में सरकार काल्पनिक परिलब्धि जिसमें अवकाश वेतन, महंगाई भत्ता और नॉन प्रैक्टिसिंग भत्ता शामिल है के 14% का मासिक अंशदान कर्मचारी के प्राण खाते में करेगी। सरकारी सेवा से त्यागपत्र देने पर कर्मचारी को उसके पेंशन कार्पस से एकमुश्त निकासी और वार्षिकी का भुगतान त्यागपत्र स्वीकार होने और कार्मिक के कार्यमुक्त होने की तारीख से 90 दिन के बाद हो सकेगा। यदि कर्मचारी की मृत्यु त्यागपत्र स्वीकार होने की तारीख से 90 दिन के पहले हो जाती है तो भुगतान उस व्यक्ति को किया जाएगा जो नियमानुसार कर्मचारी के रिटायरमेंट से पहले निकासी के मामले में भुगतान पाने का हकदार हो। प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात मिल सकती है। सरकार एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड में योगदान देने वाले कर्मचारियों को ज्यादा पेंशन देने की तैयारी में है। श्रम मंत्रालय और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कर्मचारी पेंशन योजना ईपीएस को ज्यादा बेहतर बनाने और उच्च मासिक पेंशन के लिए धन जुटाने पर संभावित रूप से संसाधनों को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ बदलाव करने पर विचार कर रहे हैं। ईपीएफओ के केंद्रीय न्यासी बोर्ड की पिछली बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की गई थी। फरवरी में होने वाली अगली बैठक में भी इस एजेंडे में चर्चा में रहने की उम्मीद है। न्यूनतम मासिक पेंशन में बढ़ोतरी की मांग के बीच वर्तमान सदस्यों द्वारा योगदान में कमी और पेंशनरों की संख्या में वृद्धि ने सामाजिक सुरक्षा योजना की उपयोगिता पर चिंता जताई है। ये भी पढ़े 1000 रुपए महीना पेंशन चाहिए तो इस स्कीम में लगाएं पैसा, जिंदगी भर मिलेगा फायदा। संबंधित खबरें। हिमाचल के एक और रिटा कर्मी को मिली ओपीएस। पहले 4100 रुपए मिलते थे, अब 32,000 रुपए। मोदी सरकार ने रिटायर फौजियों की दिवाली की रोशन और की तीसरी किस्त का आदेश। ओपीएस एनपीएस में मिलते थे 5,700 रुपए, अब ओपीएस में आई 35,041 रुपए पेंशन। गदगद हुई जेबीटी दयावती। एनपीएस रिटायरमेंट पर हर महीने चाहिए 50,000 की पेंशन, अभी जमा कीजिए छोटी सी रकम। बढ़ती महंगाई को देखते हुए पेंशन बढ़ाने का सुझाव। ईपीएस के पेंशनरों को 1,000 रुपए की न्यूनतम गारंटीकृत पेंशन मिलती है और बढ़ती महंगाई को देखते हुए इसे बढ़ाने के सुझाव दिए गए हैं। इस बीच उच्च पेंशन पर सुप्रीम कोर्ट के हाल के फैसले ने पेंशन पर ईपीएफओ के संभावित व्यय को बढ़ा दिया है। एक्चुरियल गणना से पता चलता है कि योजना के लिए न्यूनतम और आवश्यक योगदान के बीच का अंतर बेमेल है। 10 वर्ष की पेंशन योग्य सेवा के साथ 1,000 की न्यूनतम मासिक पेंशन अर्जित करने के लिए एक सदस्य को लगातार 10 साल तक कम से कम 711 प्रति माह का योगदान देना चाहिए। 2021 से 22 में स्कीम में योगदान करने वाले 61.2 मिलियन सदस्यों में से 34.7 मिलियन सदस्यों ने पेंशन के लिए प्रति माह 700 से कम का योगदान दिया। योजना के प्रावधानों के अनुसार वर्तमान वैधानिक वेतन सीमा 15,000 प्रति माह है, जिसमें एक सदस्य द्वारा 1,250 का मासिक योगदान होगा। योजना के तहत पेंशन भोगियों और वितरित पेंशन की संख्या में भी लगातार वृद्धि हुआ। 31 मार्च 2022 तक ईपीएस में 6 रुपए 89 पैसे ट्रिलियन के फंड के साथ लगभग 7.3 मिलियन पेंशन भोगी थे, जो 2016 से 17 के बाद से लगभग 86.41% की वृद्धि हुई है।
अब एक निजी एजेंसी 2 के बजाय 3 आईटीआई का संचालन कर सकती है। इसी तरह पहले आईटीआई को 10 साल के लिए देने का प्रस्ताव था और अब एक बार में 5 साल का विस्तार दिया जा सकता है। यह कदम केंद्र सरकार की तरफ से अपने कर्मचारियों का डीए डियरनेस अलाउंस 4% बढ़ाकर 46% किए जाने के निर्णय के ठीक बाद उठाया गया है। सिंह ने बताया कि पेंशन भोगियों के लिए भी महंगाई राहत डीआर बढ़ाकर 46% कर दी गई है और यह फैसला 1 जुलाई 2023 से लागू होगा। बढ़ती महंगाई से निपटने के लिए कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को क्रमशः डीए और डीआर साल में 2 बार दिया जाता है।